नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक की एक श्रृंखला में। इस चैनल पर आपको नई नई वेब सीरीज की कहानियां सुनने को मिलेंगी। क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसीलिए आपसे अनुरोध है, कृपा आप लोग पहले इस वीडियो को कहीं सेव या शेयर कर लें, ताकि आप समय की कमी होने के कारण बाद में भी वक्त मिलने पे सुन सकें। और अगर आप सभी को ये वेब सीरीज पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। अगर किसी तरह का कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। 5 साल पहले तक वो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल का सबसे तेज दिमागर था। उसने कई बड़े डाटा लीक और माफिया नेटवर्क तोड़े थे, लेकिन एक ऑपरेशन में सब गड़बड़ हो गया। विक्रम को फंसाकर बर्खास्त कर दिया गया और तब से वो अंडरग्राउंड हो गया था। लोग कहते थे कि विक्रम अब शराब और जुए में डूब चुका है, पर अर्जुन जानता था उसके जैसे आदमी अपने दिमाग को पूरी तरह कभी बंद नहीं कर सकता। और अगर कोई कल्पा को डिक्रिप्ट कर सकता था तो वो सिर्फ विक्रम था। शहर के किनारे की यात्रा अर्जुन ने पैदल ही उस पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ चलना शुरू किया जहां विक्रम के होने की संभावना थी। सड़कें सुनसान, कभी कभी कोई आवारा कुत्ता भौंकता या दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई देती। रास्ते में अर्जुन ने देखा 2 मोटरसाइकिलें दूर से उसका पीछा कर रही थीं। लाइट्स बंद थीं, लेकिन इंजन की हल्की आवाजें अंधेरे में भी उसके कानों तक साफ पहुंच रही थीं। उसने मोड़ पर आते ही एक तंग गली में छलांग लगा दी और गली गली घूमते हुए पीछा छुड़ाया। पुराने कारखाने के बाहर पहुंचते ही अर्जुन ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी, फिर 2 सेकंड रुककर 2 बार। और ये वही सीक्रेट नॉक थी जो उन्होंने एक केस के दौरान बनाई थी। अंदर से कोई हल्की आहट हुई, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक बिखरे बालों वाला, थकी हुई आंखों वाला आदमी सामने था, हाथ में रिवॉल्वर और चेहरे पर शक की परत। अर्जुन, 5 साल बाद। यहां विक्रम की आवाज में हैरानी भी थी और चेतावनी भी। मेरे पास वक्त नहीं है, ये देखो। अर्जुन ने हार्ड ड्राइव उसकी हथेली में रख दी। विक्रम ने उसे घूरा, फिर दरवाजा बंद करके बोला, अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं तो अर्जुन, हम दोनों अब से मरे हुए आदमी हैं। पुराने कारखाने का वो कमरा जहां विक्रम ने अपना ठिकाना बना रखा था, इतना बिखरा हुआ था कि लगता था जैसे यहां कोई महीनों से सफाई नहीं हुई। टूटी कुर्सियां, दीवार पर धूल से ढके नोट्स, टेबल पर बिखरे हुए पन्ने और एक कोने में धातु का पुराना सर्वर जिससे धीमी धीमी भनभनाहट आ रही थी। विक्रम ने ड्राइव को अपनी पुरानी लैपटॉप मशीन में लगाया। उसकी स्क्रीन पर हरे अक्षर झिलमिला उठे, जैसे अंधेरे में किसी सांप की आंखें चमक रही हों। पासवर्ड? विक्रम ने बिना अर्जुन की तरफ देखे पूछा। यही तो नहीं है, अर्जुन ने धीरे से कहा। यह ड्राइव अपने आप लॉक होती है और खोलने वाला सिर्फ एक बार मौका पाता है। विक्रम ने अपने उंगलियों से तेजी से की बोर्ड पर कमांड्स डाले। अचानक स्क्रीन पर एक पुराना लोगो उभरा, एक नीली आंख जिसके अंदर अजीब सी घड़ी की सुइयां घूम रही थीं। ये तो इंपीरियल इंटेलिजेंस नेटवर्क का निशान है। विक्रम की आवाज में अब डर उतर आया था। अर्जुन, ये सिर्फ डाटा नहीं, ये तो किसी पूरे ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक नाम लिस्ट चमकी। सरकारी अधिकारियों, बड़े बिजनेसमैन और यहां तक कि कुछ जजों के नाम। ये लोग सब कल्पा का हिस्सा हैं? अर्जुन ने खुद से बड़बड़ाया। अचानक कमरे में एक बीप की आवाज आई। विक्रम ने घबराकर स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। शिट! अर्जुन, हमने कनेक्शन ट्रिगर कर दिया। ये ड्राइव अब सिग्नल भेज रही है। कोई जान गया है कि हमने इसे खोला है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कितना वक्त है? अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 3 मिनट में यहां मेहमान आ जाएंगे। विक्रम ने एक छोटा सा डाटा चिप में ट्रांसफर किया और बाकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर दिया। बाकी डाटा बाद में, अभी सिर्फ इतना बचा सकता हूं। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। दूर से काली एसयूवी की हेडलाइट्स नजदीक आ रही थीं। अब तो स्वागत के फूल माला भी तैयार कर लेनी चाहिए।
विक्रम ने आधी हंसी आधा डर में कहा। दोनों ने अपना सामान समेटा और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें पता था इस बार जो पीछा शुरू होगा वो शहर की सड़कों से बहुत आगे जाएगा। पीछे के दरवाजे से निकलते ही तेज ठंडी हवा ने अर्जुन के चेहरे को छुआ। रात की नमी और जंग लगे लोहे की गंध फैक्ट्री के सुनसान इलाके को और भयानक बना रही थी। दूर से आती एसयूवी की हेडलाइट्स अंधेरे में दो खतरनाक आंखों की तरह चमक रही थीं। विक्रम ने फुसफुसाकर कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो इस तरफ चलते हैं, वो गली जहां स्ट्रीट लाइट भी जलने से डरती है। एसयूवी जोर से ब्रेक मारकर रुकी। दरवाजे खुलते ही काले कपड़ों में 3 आदमी उतरे, हाथों में ऑटोमेटिक हथियार। उनमें से एक ने कुछ कहा जिसकी आवाज़ ठंडी और सटीक थी। ड्राइव हमारे पास वापस लाओ, नहीं तो तुम्हें भी पैकेज समझा जाएगा। अगले ही पल धड़ाकक पहली गोली अर्जुन के सिर के पास से गुजरी, दीवार में ढांसते हुए चिंगारियां उड़ाती। भाग! विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों अंधेरी गलियों में दौड़ पड़े। विक्रम ने उसकी बात किया है तो निकल पार होगा। विक्रम के कदम तेज, अर्जुन के कानों में सिर्फ अपनी धड़कन की आवाज। पीछे से आती गोलियों की आवाज टूटे शीशों और लोहे के ढेर से टकराकर गूंज रही थी। एक मोड़ पर आते ही विक्रम ने अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया। नीचे एक और गोली उनके ऊपर से गुजर गई। अर्जुन ने हांफते हुए पूछा, हम कब तक भागते रहेंगे? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक या तो हम उन्हें मार न दें या वो हमें। वे एक पुरानी मशीन के पीछे छुप गए। विक्रम ने अपनी जैकेट से एक छोटी मेटल केस निकाली जिसमें से धुआं छोड़ने वाले 2 कैनिस्टर निकले। ये हमारे लिए 30 सेकंड खरीदेंगे। उसने पिन खींची और कैनिस्टर को गलियारे में लुढ़का दिया। धुएं ने पूरे रास्ते को घेर लिया और एसयूवी वाले भटकने लगे। चल अर्जुन, अब मौका है। दोनों अगले गेट से बाहर निकलकर फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ कूद गए। सुरक्षित? शायद नहीं। कुछ मिनट बाद वे एक पुराने गोदाम में पहुंचे। सांसें भारी, कपड़े धूल और पसीन ए से भीगे हुए। विक्रम ने धीरे से कहा, अभी हमने बस उनकी एक टीम को छकाया है, कल्पा के पास और भी शिकारी हैं। और यकीन मान, ये खेल अभी शुरू हुआ है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, हम किसके खिलाफ हैं? गोदाम के भीतर कदम रखते ही अर्जुन को लगा मानो हवा भी सांस रोककर खड़ी है। छत से लटकते पुराने पंखे बिना हिले डुले धूल की परत ओढ़े हुए थे। दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ और लकड़ी के बक्सों से आती हल्की सी गंध, कुछ ऐसा जो तेल और लोहे का अजीब मिश्रण था। विक्रम ने हाथ के इशारे से अर्जुन को चुप रहने को कहा। यह जगह जितनी छोड़ी हुई लगती है उतनी है नहीं। गोदाम के बीचों बीच लकड़ी के क्रेट्स के ढेर के पीछे विक्रम को एक अजीब सा धातु का दरवाजा दिखा। साधारण गोदाम में ऐसा दरवाजा, उस पर किसी पुराने बैंक वॉल्ट जैसा ताला लगा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह तो गोदाम के नक्शे में भी नहीं था। तू कैसे? विक्रम मुस्कुराया। जब से कल्पा का नाम सुना है, हर बंद जगह में एक छुपा हुआ कमरा तलाशता हूं। और देख, यहां भी है। विक्रम ने अपनी जेब से एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक डिकोडर निकाला। ताला खोलते समय अर्जुन को उसकी आंखों में वही चमक दिखी जो किसी शिकारी को अपने शिकार के करीब आने पर आती है। क्लिक, ताला खुला और दरवाजा अंदर की ओर चरमराया। भीतर से आती ठंडी हवा जैसे किसी सर्वर रूम के एयर कंडीशनर से निकल रही हो। अंदर जो था उसने अर्जुन को थमा दिया। चारों तरफ लगे हाईटेक स्क्रीन, दीवारों पर लगे वर्ल्ड मैप्स और टेबल पर रखी एक लाल फाइल जिसके ऊपर साफ साफ लिखा था, ऑपरेशन अश्वामद, क्लासिफाइड। विक्रम ने तुरंत कंप्यूटर पर लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आया, एक्सेस लेवल ओमेगा। अर्जुन ने फाइल खोली। पहला पन्ना देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसमें कई राजनेताओं,
उद्योगपतियों और पुलिस अफसरों की तस्वीरें थीं, साथ में तारीखें और लाल निशान। अचानक स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड, ट्रेस इनिशिएटेड। विक्रम ने झट से पावर केबल खींची। अब हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि जिसने ये संदेश भेजा है वो अब जानता है कि हम कहाँ हैं। गोदाम की बाहर वाली दीवार से टायरों की चीखती आवाज आई। एसयूवी के हेडलाइट्स फिर से चमके, इस बार वे पहले से ज्यादा करीब थे। गोदाम के पिछवाड़े से निकलते हुए अर्जुन और विक्रम की सांसें तेज हो चुकी थीं। सामने सुनसान औद्योगिक इलाका, पर पीछे से आती एसयूवी की हेडलाइट्स अब लाल आंखों की तरह चमक रही थीं। विक्रम ने बिना आवाज किए एक जंग लगा छोटा गेट खोला और दोनों संकरी गली में उतर गए। जल्दी, इससे पहले कि वो हमें देख लें। करीब आधे घंटे की दौड़ और गलियों में घुमाव लेने के बाद दोनों शहर के एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचे। यह जगह विक्रम का सेफ हाउस थी, बाहर से टूटा फूटा, अंदर पूरी तरह सुरक्षित। अर्जुन ने लाल फाइल को टेबल पर रखा। विक्रम ने धीरे से कहा, अब इसे खोलते हैं, लेकिन धीरे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो किसी का करियर नहीं, जिंदगियां खत्म कर सकता है। पन्ना खुलते ही एक नक्शा दिखाई दिया, भारत का नक्शा, जिसमें 17 बड़े शहरों पर लाल निशान बने थे। हर निशान के पास तारीख लिखी थी, सभी अगले 6 महीनों के भीतर की। इसके नीचे लिखा था, आश्वमेध फेज 1। दूसरे पन्ने पर देश के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग, मंत्री, बड़े उद्योगपति, वरिष्ठ पुलिस अफसर, हर चेहरे पर लाल गोला और नीचे एक कोड नेम, वृत्रा, शेषा, राक्ताबेज, सभी नाम पौराणिक राक्षसों के। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, ये तो देश की रीढ़ हैं। अगर इन्हें एक साथ हटा दिया गया तो, विक्रम ने उसकी बात पूरी की, तो देश का सिस्टम कुछ ही हफ्तों में धराशायी हो जाए। आएगा। तीसरे पन्ने पर एक संक्षिप्त योजना थी, मीडिया में नियंत्रित अफवाहें, बाजार में गिरावट का, सेना के कुछ हिस्सों को गलत दिशा में भेजना, और आखिरी में पावर सीजर कौन। विक्रम ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक आतंकी साजिश नहीं है, यह एक तख्ता पलट है अर्जुन, और ऑपरेशन अश्वमेध इसका पहला कदम है। अचानक बाहर से हल्की सरसराहट आई। विक्रम ने खिड़की से झांका। 2 काले कपड़े पहने आदमी प्रेस के दरवाजे के पास खड़े थे, हाथों में साइलेंसर वाली पिस्तौलें। विक्रम फुसफुसाया, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। अब या तो हम इस फाइल को लेकर भागें या यहीं इतिहास का हिस्सा बन जाएं। पुराने प्रिंटिंग प्रेस के भीतर हल्की धूल और तेल की गंध थी। मशीनें जंग लगी हुई खड़ी थीं और बाहर से आती सरसराहट अब और साफ सुनाई देने लगी थी। विक्रम ने खिड़की से फिर झांका। दोनों नकाबपोश अब आगे बढ़ चुके थे। उनके जूते का दबाव टूटी ईंटों पर हल्की कच कच आवाज कर रहा था। उनके हाथ में साइलेंसर वाली पिस्तौलें, और उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं, मानो उन्हें यकीन हो कि शिकार यहीं है और निकलने का कोई रास्ता नहीं। अर्जुन ने घबराकर पूछा, अब क्या? विक्रम की आंखें ठंडी हो गईं। 2 सेकंड में तय करो, फाइल बचानी है या जान। मेरे पास एक ही प्लान है, और इसमें गोलियां भी चलेंगी। अर्जुन ने बिना सोचे फाइल अपने जैकेट में छुपा ली। पहले जान, फिर देश के लिए काम पूरा। विक्रम ने कोने में रखी पुरानी मशीन से एक लोहे की छड़ खींची और प्रेस के दूसरी ओर एक भारी गियर को जोर से गिरा दिया। ठांगग। आवाज़ इतनी गूंजदार थी कि दोनों हमलावर तुरंत उस ओर मुड़ गए। उनमें से एक ने इशारा किया, लेफ्ट साइड, मूव। विक्रम ने इशारे से अर्जुन को पीछे बने एक गुप्त दरवाजे की ओर धकेला, जो असल में एक फर्श पर पड़ा जंग लगा लोहे का पैनल था। नीचे एक संकरा, अंधेरा सुरंगनुमा रास्ता था। पानी टपकने की आवाज़, बासी हवा और चूहे भागने की खड़खड़ाहट। नीचे उतर, तेज, विक्रम ने कहा और खुद भी कूद गया। जैसे ही दोनों नीचे पहुंचे, ऊपर से पांवों की धमक और दबे स्वर सुनाई देने लगे। दे आर हियर, ब्लॉक द एग्जिट्स। आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ठंडा,
योजनाबद्ध इरादा था। विक्रम ने टॉर्च निकाली पर उसकी रोशनी मुश्किल से 5 फीट तक जाती थी। सुरंग की दीवारें गीली और चिपचिपी थीं और हर मोड़ पर ऐसा लगता कोई पीछे से चल रहा हो। करीब 200 मीटर आगे सुरंग 2 हिस्सों में बंट गई। बायां रास्ता ज्यादा खुला, दायां बिल्कुल तंग और झुककर चलने लायक। विक्रम रुका, कान से सुनने लगा। बाएं से बहुत हल्की हवा आ रही थी, पर उसके साथ धातु की हल्की क्लिक जैसी आवाज भी। बायां रास्ता जाल है अर्जुन, वो लोग हमें वहीं ले जाना चाहते हैं। दाएं से चलो, भले घुटने छिल जाएं, पर बचने का यही रास्ता है। पीछे से अब टॉर्च की रोशनी सुरंग में झिलमिलाने लगी थी। हमलावरों ने भी अंदर उतरना शुरू कर दिया था। अर्जुन ने दायां रास्ता पकड़ा, कमर झुकाकर आगे बढ़ा और कीचड़ से फिसलते हुए कई बार गिरते गिरते बचा। विक्रम पीछे मुड़कर हर कुछ सेकंड में देख रहा था और एक पुराना सर्विस पिस्तौल अपने हाथ में तैयार रखे था। करीब 15 मिनट की रेंगने जैसी चाल के बाद सुरंग खत्म हुई, पर बाहर निकलते ही दोनों को एहसास हुआ कि वे अब शहर से 4 किलोमीटर बाहर पुराने रेलवे यार्ड के नीचे हैं। दूर से ट्रेन की सीटी, पर उसके साथ साथ इंजन की आवाज़ों में छुपी एक और आवाज़, सूवी का इंजन। विक्रम ने दांत भींचे, ये लोग हमसे 2 कदम आगे सोच रहे हैं। अर्जुन, अब हमें भागना नहीं, लड़ना पड़ेगा। रेलवे यार्ड सुनसान था, पर धुंध इतनी गहरी थी कि 20 फीट आगे देखना भी मुश्किल था। पटरियों के ऊपर टंगी टिमटिमाती पीली बत्तियां मानो अपनी आखिरी सांसें ले रही हों। पुरानी मालगाड़ियां यहां वहां खड़ी थीं, कहीं जंग लगे डिब्बे, कहीं आधे टूटे इंजन, और हर ओर लोहे की गंध के साथ तेल और धुएं की मिलीजुली महक। विक्रम ने चारों ओर देखा। यहीं खेल खत्म होगा, या तो वो हमें मारेंगे या हम उनकी फाइलें लीक करेंगे। दूर से आती एसयूवी की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई पास आ रही थीं। इंजन की गूंज और ब्रेक की चीख पूरे यार्ड में फैल गई। एसयूवी से 4 नकाबपोश उतरे, 2 के हाथ में पिस्तौल, 2 के पास सब मशीन गन। उनके कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो ये उनका इलाका हो। विक्रम ने अर्जुन को एक पुराने कोयला डिब्बे के पीछे खींच लिया। जब तक मैं गोली चलाऊं, तू इस फाइल को किसी तरह यार्ड से बाहर निकाल। अचानक विक्रम ने कोने से झुककर अपनी पिस्तौल से धाए धाए 2 गोलियां चलाईं। पहली गोली ने एक हमलावर का कंधा छील दिया, दूसरी सीधी एसयूवी के हेडलाइट में लगी रोशनी फटकर बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब दोनों ओर से गोलियों की आवाज गूंज रही थी, पर घना कोहरा दिशा का अंदाजा मिटा रहा था। अर्जुन एक टूटे हुए माल डिब्बे में घुस गया, जहां कोयले की गंध इतनी तीखी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने फाइल को अपने बैग में और गहरे दबा लिया। विक्रम ने पटरियों के नीचे से रेंगकर एक और पोजीशन ली। वो साफ देख पा रहा था कि 2 हमलावर धीरे धीरे घेराबंदी पूरी कर रहे हैं। अचानक पास की पटरियों पर एक मालगाड़ी की सीटी बजी। धुंध में उसकी हेडलाइट चमकी और लंबी गड़गड़ाहट सुनाई दी। विक्रम के दिमाग में तुरंत प्लान आया, ट्रेन हमें ढाल दे सकती है। उसने अर्जुन को इशारा किया, डिब्बों के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ भागो, जब तक मैं इन्हें उलझाए रखूं। जैसे ही अर्जुन झुककर भागा, एक हमलावर ने उसे देख लिया। टारगेट ऑन द मूव। लेकिन विक्रम ने पीछे से झपटकर हमलावर का हाथ मरोड़ा और उसकी सबमशीन गन छीन ली। पास से हुई फायरिंग ने बाकी 2 हमलावरों को कवर लेने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन जैसे तैसे पटरियां पार कर ट्रेन की दूसरी तरफ पहुंचा, पर वहां जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रेन के पीछे की बोगी में कल्पा का लोगो छपा था और दरवाजे पर 2 हथियारबंद गार्ड खड़े थे। ये सिर्फ पीछा नहीं कर रहे, ये पूरी डील यहीं हो रही है। अर्जुन ने खुद से बुदबुदाया। पीछे से विक्रम की आवाज आई, अर्जुन भाग। पर अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि भागने से पहले ये जानना जरूरी है कि कल्पा यहां किससे मिलने आई है। धुंध में गोलियों की आवाज के बीच
ट्रेन की बोगी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर कदम रखा एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे देखकर अर्जुन का दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना भूल गया। ट्रेन की बोगी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। धुंध के बीच से एक लंबी कद काठी वाली आकृति बाहर आई। उसने काला ओवरकोट पहना था, सिर पर फेडोरा हैट और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन जब अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा तो एक ठंडी, खतरनाक चमक महसूस हुई, मानो वो इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसा शिकारी हो जो अपने शिकार को पहले ही तय कर चुका है। ये तो DCP रणवीर सिंह है। अर्जुन का दिमाग सन्न रह गया। D.C.P. रणवीर सिंह, जिस पर शहर का भरोसा था, असल में कल्पा का गुप्त सहयोगी निकला। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ा और गार्ड्स को इशारा किया। एक गार्ड ने ट्रेन के डिब्बे से एक भारी सा ब्रीफकेस उतारा। इसमें वो है जिसके लिए हमने इतने लोग मारे हैं, सालों की रिसर्च और करोड़ों की कीमत। रणवीर की आवाज में घमंड और लालच साफ झलक रहा था। विक्रम, जो दूसरी तरफ से अब भी हमलावरों को उलझा रहा था, अचानक अर्जुन की नजर में आया। उसने इशारे से पूछा, क्या देखा? अर्जुन ने होंठ हिलाकर कहा, रणवीर, कल्पा। विक्रम के चेहरे पर एक पल के लिए सख्त हैरानी आई, लेकिन अगले ही पल वो और ज्यादा सतर्क हो गया। अर्जुन ने देखा, रणवीर ने ब्रीफकेस खोला। अंदर एक छोटे मेटल केस में नीली चमकती हुई शीशी रखी थी। गार्ड ने फुसफुसाकर कहा, सर, यह प्रोजेक्ट आर्या का सैंपल है। एक बूंद पूरे शहर को 48 घंटे में बीमार कर सकती है। अर्जुन की रगों में खून जम गया। ये लोग कोई सौदा नहीं कर रहे, ये तो जैविक हथियार बेच रहे हैं। रणवीर ने ठंडी आवाज में कहा, भुगतान ट्रांसफर करो, फिर ट्रेन रवाना होगी। बाकी माल तुम्हें सरहद पार मिल जाएगा। गार्ड ने फोन पर कोड डाला और तभी दूर से विक्रम की गोली चली। ढाई। गोली रणवीर के पास जमीन में लगी, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। रणवीर ने सिर उठाकर सीधे उस दिशा में देखा जहां अर्जुन झुका हुआ था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अर्जुन, मैं जानता था तू यहां आएगा। अर्जुन के हाथ अनायास बैग पर कस गए। तो अब ये खेल खुला है, रणवीर। रणवीर ने धीमे से कहा, खुला? अभी तो शुरुआत हुई है और इस बार तुम दोनों जिंदा यहां से नहीं जाओगे। रात की ठंडी हवा धुंध को और घना कर रही थी। ट्रेन की पटरियों के नीचे थक ठक की आवाज मानो मौत की उलटी गिनती सुना रही थी। उन और विक्रम अब दो तरफ बौंटे थे। एक तरफ रणवीर और उसका ब्रीफकेस, दूसरी तरफ कल्पा के हथियारबंद गार्ड्स जो मशीन अग्नों से ट्रेन को घेरे हुए थे। हमारे पास बस कुछ ही मिनट हैं, विक्रम ने रेडियो पर फुसफुसाया। जैसे ही ये ब्रीफकेस सरहद के पार गया, हम हार गए। रणवीर ने ब्रीफकेस को अपने पास खींचा और अपनी कलाई की घड़ी देखी। उसके डायल पर एक लाल डिजिटल टाइमर चल रहा था। 14 मिनट और उन दोनों की जिंदगी का फैसला हो जाएगा। देखा अर्जुन? रणवीर की आवाज में अहंकार टपक रहा था। घड़ी चल रही है और तुम्हारे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं। अचानक धुंध चीरते हुए विक्रम ने बाईं ओर से हमला किया। उसकी बंदूक से गोलियों की बौछार हुई। धाएं। गार्ड्स बिखर गए, लेकिन रणवीर ने ब्रीफकेस को अपने सीने से और कसकर चिपका लिया और पीछे हटते हुए ट्रेन के इंजन की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने फौरन पीछा किया, लेकिन धुंध में एक गार्ड ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच रेल की पटरियों के पास खूंखार हाथापाई शुरू हो गई। ट्रेन का इंजन अब नजदीक था। रणवीर ने एक सैटेलाइट फोन निकाला और एक कोड डायल किया। सौदा पूरा ट्रेन बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। फोन के दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, और गवाहों का क्या? रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, गवाह जिंदा नहीं रहेंगे। अर्जुन ने आखिरकार गार्ड को पछाड़ा और जमीन पर गिरा दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन आंखों में एक ही चीज थी, ब्रीफकेस तक पहुंचना।
लेकिन तभी रणवीर ने ट्रेन के किनारे लटके हुए प्लेटफॉर्म से एक पिस्टल उसकी ओर तान दी। बस एक कदम और अर्जुन, और ये तुम्हारा आखिरी होगा। टाइमर अब सिर्फ 3 मिनट पर था। विक्रम धुंध से निकलकर पीछे से रणवीर पर झपटा, लेकिन रणवीर ने उसे भी देख लिया और बिना हिचकिचाए गोली चला दी। ढाई गोली विक्रम के कंधे को छूकर निकल गई, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन चिल्लाया, विक्रम! ठंडी हवा में घड़ी की टिक टिक अब अर्जुन के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। ब्रीफ केस पर लाल रोशनी झिलमिला रही थी, हर झपक जैसे मौत की एक धड़कन। विक्रम दर्द से कराहते हुए बोला, अर्जुन, इसे रोक, वरना सब खत्म। उसकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन आवाज़ में डर से ज्यादा जिम्मेदारी। रणवीर अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर था। ये सिर्फ एक ब्रीफ केस नहीं, ये एक शहर को झुकाने का तरीका है। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वो इस विस्फोट से पैदा होने वाली तबाही का लुत्फ लेने के लिए बेताब हो। वो ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया और ब्रीफकेस को सामने रखकर टाइमर को छेड़ने लगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी आंखों से देखो कैसे सब खत्म होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि सीधा हमला आत्महत्या होगा, लेकिन अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो ये घड़ी आखिरी बार बजेगी। उसने ट्रेन के किनारे से पकड़कर इंजन की छत की तरफ छलांग लगाई। हवा में उसका हाथ रणवीर के कंधे से टकराया और दोनों ब्रीफकेस के लिए धक्का मुक्की में उलझ गए। पीछे विक्रम ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपनी जैकेट से एक चाकू निकाला। खून बह रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ ब्रीफकेस पर थी। अर्जुन, झुको। विक्रम ने पूरी ताकत से चाकू ब्रीफकेस की लॉकिंग मैकेनिज्म पर फेंका। धातु के टकराने की टक आवाज हुई और लॉक खुलते ही टाइमर ने अजीब सी बीप दी। ब्रीफकेस का ढक्कन खुलते ही अंदर बम के बजाय एक छोटा सा डिजिटल ड्राइव निकला, जिसमें लाखों नागरिकों का गुप्त डेटा भरा था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। ये तो हथियार नहीं, ये तो शहर की पूरी नसों पर कब्जा करने की चाबी है। आते रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, और अब ये मेरे पास है। ब्रीफकेस हाथ से हाथ में फिसल रहा था। अर्जुन ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और रणवीर के जबड़े पर मुक्का मारा। रणवीर लड़खड़ा गया। ब्रीफकेस हवा में उछला और सीधे विक्रम के हाथों में आ गिरा। विक्रम ने बिना एक सेकंड गंगवाए ड्राइव को निकालकर ट्रेन के नीचे फेंक दिया। पहियों ने उसे कुचल दिया। कृर्रश्श घड़ी ने शून्य दिखाया, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। सिर्फ ट्रेन की सीटी और धुंध में दूर होती पटरियों की आवाज। अर्जुन ने विक्रम की तरफ देखा। तुम ठीक हो? विक्रम ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब हाँ। लेकिन रणवीर, वो धुंध में गायब हो चुका था और अर्जुन जानता था ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रेन की रफ्तार अब धीमी हो रही थी, लेकिन रणवीर उस पर नहीं था। अर्जुन ने इंजन की छत से चारों ओर नजर दौड़ाई। सिर्फ ठंडी धुंध और रात की सन्नाटेदार फुसफुसाहट। दूर पटरियों के किनारे एक काली परछाई जंगल में घुस रही थी। रणवीर जैसे कोई जंगली जानवर जो जाल से निकल गया हो। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ये लड़ाई अब खुले मैदान की नहीं रही, ये अब छाया और साए का खेल है। डिब्बे में लौटते ही अर्जुन ने देखा कि विक्रम अब भी जमीन पर बैठा है, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी स्थिर थीं। खून बहना कम हो चुका था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो डेटा अगर किसी और के पास भी कॉपी हो, तो रणवीर सिर्फ एक गुमराह शिकारी नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क का हिस्सा है। विक्रम ने धीमी आवाजों में कहा। अर्जुन ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, तो फिर हमें उसके नेटवर्क को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले। धुंध के उस पार रणवीर एक सुनसान पुराने गोदाम तक पहुंच चुका था। यह वही जगह थी जहां उसकी टीम के बचे हुए लोग इंतजार कर रहे थे। ड्राइव कहाँ है? एक लंबी कद काठी वाला आदमी आगे बढ़ा।
चेहरे पर कठोरता थी। रणवीर ने खींचकर जवाब दिया, ड्राइव गई, लेकिन डेटा मेरे पास अब भी बैकअप है। वो अपनी जैकेट से एक छोटा सा चिप निकालता है जिसमें शहर की सबसे गोपनीय फाइलें भरी थीं। अगली सुबह अर्जुन और विक्रम पुलिस मुख्यालय में बैठे थे। टेबल पर शहर का नक्शा फैला हुआ था जिस पर लाल बिंदु चिन्हित थे, संभावित ठिकाने, पुराने संपर्क और वे जगहें जहां रणवीर ने पहले काम किया था। विक्रम ने कहा, रणवीर सोच रहा होगा कि वो हमें शिकार बना रहा है, लेकिन असली शिकारी हम होंगे। अर्जुन ने ठंडे स्वर में जोड़ा, और इस बार उसे भागने का मौका नहीं मिलेगा। उसी समय रणवीर ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। अर्जुन और विक्रम अब हमारे पीछे आएंगे, लेकिन हम उनकी चाल पहले से पहचानेंगे। इस बार शिकारी वही बनेंगे जो खुद को शिकारी समझते हैं। उसकी आंखों में खतरनाक सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। सूरज बस उग ही रहा था, लेकिन गोदाम के चारों ओर सन्नाटे का एक मोटा पर्दा लटका हुआ था। जंग लगे लोहे के गेट, टूटी फूटी दीवारें और चारों तरफ फैली सीलन की बदबू, मानो ये जगह सालों से दुनिया से कट चुकी हो। अर्जुन और विक्रम दोनों बिना यूनिफॉर्म के काले कपड़ों में थे। पास में पुलिस की एक स्पेशल ऑप्स टीम तैयार थी, लेकिन मुख्य ऑपरेशन इन दोनों को ही करना था। एक बार अंदर घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। विक्रम ने धीरे से कहा, हम अंदर से ही रणवीर को खत्म करेंगे, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्जुन की आंखें स्टील जैसी ठंडी थीं। गोदाम के भीतर रणवीर की टीम हथियार चमका रही थी। टेबल पर फैले नक्शों और लैपटॉप की स्क्रीन पर शहर के कुछ खास इलाकों का डिजिटल नक्शा दिख रहा था। रणवीर खिड़की से बाहर झांकते हुए कह रहा था, वो लोग आएंगे, और जब आएंगे तो बाहर से घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उन्हें अंदर खींचेंगे, जहां हर कोना हमारा होगा। उसने अपने आदमी को छत पर स्नाइपर तैनात करने का आदेश दिया और नीचे हर एंट्री पॉइंट पर ट्रैप सेट करने को कहा। अर्जुन ने दूर से एक छोटा सा मोशन सेंसर निकाला और ड्रोन लॉन्च किया। ड्रोन चुपचाप आसमान में गोदाम के ऊपर मंडराने लगा। स्क्रीन पर गर्म शरीरों के थर्मल सिग्नल दिखने लगे। छत पर 2 स्नाइपर, अंदर करीब 8 हथियारबंद आदमी। विक्रम, छत से नीचे उतरना होगा, वरना सीधा फायर मिलेगा, अर्जुन ने रणनीति समझाते हुए कहा। पुलिस टीम अब चारों ओर फैल चुकी थी। हर रास्ते पर एक साइलेंट वॉकी टॉकी से कम्युनिकेशन हो रहा था। गोदाम के पिछले हिस्से में एक गुप्त खिड़की थी, जहां से सिर्फ एक आदमी अंदर जा सकता था। अर्जुन और विक्रम धीरे धीरे उस खिड़की तक पहुंचे। धातु की जाली को काटते समय विक्रम का हाथ कांपा। पता है अर्जुन, ये पहली बार है जब मैं खुद को असली शिकार महसूस कर रहा हूं। अर्जुन मुस्कुराया। शिकार? नहीं विक्रम, हम वो शिकारी हैं जो आज रात जंगल का राजा बदल देंगे। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, एक पुरानी लकड़ी का फर्श उनके वजन से चरमराया। उन्हें लगा कि शायद आवाज बाहर तक चली गई होगी, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। ऊपर छत पर कदमों की आहट गूंज रही थी। रणवीर के आदमी गश्त कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल का सेफ्टी लॉक हटाया और विक्रम ने एक छोटी सी टॉर्च जलाकर सिर्फ जमीन पर रोशनी डाली। अगला मोड़, और फिर सीधा रणवीर के कमरे तक। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। गोदाम के भीतर अंधेरा गाढ़ा हो चुका था। सिर्फ दूर एक हल्की सी पीली रोशनी, मानो किसी बल्ब में दम तोड़ती आखिरी सांस बची हो। अर्जुन और विक्रम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे थे। हर कदम पर उनके जूते धूल की मोटी परत में धंस जाते और हवा में फैली सीलन और लोहे की गंध नाक में चुभती। ऊपर छत पर लकड़ी के तख्तों की चरमराहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। कोई गश्त कर रहा था, लेकिन अभी तक
उन्हें नीचे का अंदाजा नहीं हुआ था। अचानक एक परछाई उस रोशनी में हिली। कौन है वहां? एक भारी सी आवाज गूंजी। बोलने वाला आदमी सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन ने विक्रम को हाथ से संकेत दिया, रुक, और खुद पीछे की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो आदमी करीब आया, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह पर हथेली रख दी और गर्दन के पीछे एक तेज झटका देकर उसे बेहोश कर दिया। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, एक गया, 8 बाकी। लेकिन तभी एक छोटा सा क्लिक उनके पैरों के नीचे सुनाई दिया। अर्जुन ने नीचे देखा, एक प्रेशर प्लेट। विक्रम, पीछे हटो। उसने झट से विक्रम को धक्का दिया और खुद एक पल में उस प्लेट से छलांग लगाकर हट गया। धड़ाम! गोदाम के एक कोने में तेज धमाका हुआ। लकड़ी के टुकड़े और धूल हर तरफ उड़ गए। तो ये था तुम्हारा स्वागत, रणवीर, अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा। धमाके के बाद ऊपर से आवाजें आने लगीं, नीचे कोई है। और फिर पहली गोली चली। गोली अर्जुन के कान के पास से सिर्फ 1 इंच दूर निकल गई और दीवार में धंस गई। विक्रम ने तुरंत अपनी पिस्तौल से जवाबी फायर किया। एक चिल्लाहट गूंजी और ऊपर का एक साया नीचे गिर पड़ा। अब चुपके से खेलने का वक्त खत्म। विक्रम, अर्जुन की आवाज अब ठंडी और निर्णायक हो चुकी थी। गोली की आवाज जैसे गोदाम के हर कोने में गूंज उठी। लकड़ी के बक्सों के पीछे, जंग लगे लोहे के ड्रमों के बीच, धूल के बादल में छुपे साए, हर जगह खतरा था। अर्जुन और विक्रम अब अलग अलग पोजीशन में बढ़ चुके थे। विक्रम बाईं ओर से घूमकर ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जबकि अर्जुन सीधे बीच के रास्ते से आगे बढ़ा, पूरी तरह खुले में, मानो शिकारी खुद को शिकार के सामने पेश कर रहा हो। ऊपर रणवीर अपनी राइफल को धातु की रेलिंग पर टिकाकर नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो ये उसके लिए सिर्फ एक खेल हो। अर्जुन, तुम तेज हो, पर मुझसे तेज नहीं, उसने धीमे से खुद से कहा और ट्रिगर दबाया। गोली सीधे अर्जुन की तरफ आई, लेकिन अर्जुन पहले से झुक चुका था। गोली उसके पीछे धूल उड़ाती लकड़ी के बक्से में धंस गई। अर्जुन ने तुरंत उस दिशा में 2 गोलियां दागीं। एक गोली रेलिंग को चीरती हुई गुजरी और दूसरी ने रणवीर की राइफल के पास की लोहे की छड़ को तोड़ दिया। रणवीर पीछे हट गया, लेकिन अब अर्जुन को उसका सही ठिकाना पता था। नीचे विक्रम ने एक और गार्ड को खामोशी से खत्म कर दिया और धीरे धीरे रणवीर के पीछे से करीब आ रहा था। गोदाम के भीतर सन्नाटा और खतरा एक साथ तैर रहा था। कहीं दूर छोटे छोटे चूहों की भागने की आवाज, ऊपर से गिरती धूल और ट्रिगर पर रखी उंगलियों की बेचैनी, ये सब एक घड़ी की टिक टिक जैसा लग रहा था, जो किसी भी पल फट सकती थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब खेल खत्म। रणवीर आज शिकारी शिकार बनेगा। रणवीर ने रेलिंग से पीछे हटते ही अपना पिस्तौल निकाला। अब वह भागने के बजाय सीधे नीचे उतर रहा था, एक एक कदम, मानो उसे यकीन हो कि वह जीतकर ही निकलेगा। अर्जुन ने अपनी पोजीशन बदली, लोहे के ड्रम के पीछे से निकलकर एक टूटे हुए खंभे के पास आ गया। दोनों की आंखें मिली और उस 1 सेकंड में मानो पूरा गोदाम खामोश हो गया। तो आखिरकार तुम आ ही गए, अर्जुन, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सोचा था भागते भागते थक जाओगे। अर्जुन की आवाज ठंडी थी। भागना तुम्हारी आदत है, रणवीर, मेरी नहीं। रणवीर ने बिना समय गंगवाए गोली चलाई। अर्जुन एक तरफ लुढ़क कर बचा। गोली पास रखे गैस सिलेंडर से टकराई, जिससे चिंगारी निकली, लेकिन सिलेंडर फटा नहीं। अर्जुन ने जवाबी फायर किया। गोली रणवीर के कंधे को छूते हुए निकली। रणवीर थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी जगह पर थी, मानो दर्द से नहीं, गुस्से से लड़ रहा हो। अब दोनों के बीच
ज्यादा दूरी नहीं बची थी। रणवीर ने पिस्तौल फेंक दी और सीधे मुक्का मारा। अर्जुन ने हाथ पकड़कर मोड़ दिया, लेकिन रणवीर ने घुटना मारकर उसे पीछे धकेल दिया। लोहे के बक्सों से टकराकर अर्जुन फिर खड़ा हुआ। दोनों अब निहत्थे थे, पर हर वार मानो किसी जानवर की ताकत से भरा था। ऊपर की मंजिल से विक्रम की आवाज आई, अर्जुन, बाएं तरफ, वो हथियार के पास जा रहा है। अर्जुन ने मुड़कर देखा। रणवीर सच में एक पुराने लकड़ी के मेज की तरफ बढ़ रहा था, जहां एक शॉटगन रखी थी। अब समय बहुत कम था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और दोनों एक साथ मेज तक पहुंचे। लकड़ी की पुरानी मेज पर रखी वो शॉटगन अब मौत और जिंदगी के बीच का फासला बन गई थी। रणवीर और अर्जुन दोनों की सांसें तेज, कदमों की धमक गोदाम में गूंज रही थीं। रणवीर का हाथ शॉटगन के ट्रिगर तक सिर्फ 1 इंच दूर था, लेकिन उसी पल अर्जुन ने झपट्टा मारा। दोनों के हाथ एक साथ हथियार पर पड़े। मेज चरमराई, लकड़ी की पुरानी कीलें मानो टूटने लगीं। रणवीर ने जोर लगाकर शॉटगन अपनी तरफ खींची, पर अर्जुन ने उसकी कोहनी पकड़कर मोड़ दी। एक पल को हथियार हवा में घूमता हुआ नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन रणवीर ने घुटना मारकर अर्जुन को पीछे ढकेल दिया। रणवीर ने हथियार कंधे पर रखते ही ट्रिगर दबा दिया। गोली इतनी नजदीक से चली कि उसका धमाका अर्जुन के कानों में घंटी की तरह बजने लगा, पर किस्मत से गोली पास के लोहे के शटर में लगी। स्पार्क्स उड़े और गोदाम में धुआं भरने लगा। धुएं का फायदा उठाकर अर्जुन ने रणवीर पर झपट्टा मारा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। शॉटगन हाथ से छूटकर कुछ दूर लुढ़क गई। अब ये लड़ाई खून पसीने की थी। दोनों के चेहरे पर चोटें, हाथों में खरोंचें और आंखों में बस एक ही इरादा, दूसरे को खत्म करना। अर्जुन ने रणवीर की गर्दन पर बांह लपेटी, लेकिन रणवीर ने कमर से छुपा रखा एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। चमकते स्टील का ब्लेड अर्जुन की आंखों के सामने था। बस आधा सेकंड और सब खत्म हो सकता था। धुंध और पसीने के बीच चाकू की चमक अर्जुन की आंखों में किसी बिजली की तरह कौंधी। रणवीर की पकड़ गर्दन पर कसती जा रही थी और ब्लेड धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन जानता था, अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो अगला सांस उसका आखिरी होगा। अचानक उसने अपने घुटनों को रणवीर के पेट में इतनी ताकत से मारा कि वो दर्द से कराह उठा। गर्दन की पकड़ ढीली पड़ते ही अर्जुन ने बाजू मरोड़ दी और चाकू रणवीर के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। चाकू की टक टक गोदाम में गूंजते हुए दूर जा गिरी, जैसे किसी ने मौत को थोड़ी देर के लिए टाल दिया हो। अब अर्जुन का चेहरा खून और गुस्से से भर चुका था। उसने रणवीर को जोर से जमीन पर पटक कर उसके सीने पर बैठ मुक्कों की बौछार शुरू कर दी। हर मुक्का सिर्फ चोट नहीं था, वो सालों का हिसाब था। हर धोखे और हर जख्म का बदला। रणवीर के होंठ फट चुके थे, सांस उखड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार का कोई डर नहीं था। अर्जुन को लगा वो जीत गया है, पर तभी गोदाम के अंधेरे कोने से एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हाथ में वही शॉटगन जिसके लिए दोनों लड़ रहे थे, और वो परछाई कोई अनजान नहीं थी। वो थी रीना, रणवीर की पुरानी साथी और अर्जुन की सबसे बड़ी दुश्मन। जैसे ही रीना की परछाई अंधेरे से निकलकर फ्लिकर होती ट्यूबलाइट की रोशनी में आई, अर्जुन का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। वो वही थी, चमड़े की काली जैकेट,
कमर तक बंधे घुंघराले बाल और होठों पर वह हल्की सी मुस्कान जो हमेशा खून का इशारा देती थी। शॉटगन का मुंह सीधा अर्जुन के सिर पर था। रणवीर, जो अभी अभी अर्जुन के नीचे दबा कराह रहा था, रीना को देखते ही खंखारते हुए हंसा। कहा था ना अर्जुन, ये खेल मैं अकेला नहीं खेलता। अर्जुन का दिमाग तेजी से घूम रहा था। अगर वो रीना पर झपटता तो रणवीर फिर से वार कर सकता था। अगर वो रणवीर को काबू में रखता तो रीना का ट्रिगर उसे खत्म कर देता। उठो अर्जुन, रीना ने कहा। आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे मौत भी उसके आदेश का इंतजार कर रही हो। हम दोनों जानते हैं कि तुम बिना जवाब सुने नहीं मरोगे, तो चलो सुन लो सच्चाई, ताकि अगली गोली और ज्यादा मीठी लगे। अर्जुन ने धीरे धीरे रणवीर को छोड़ा और उठकर रीना की आंखों में देखा। इन दोनों की आंखों में इतिहास था, कभी पार्टनर, कभी दुश्मन और कभी कुछ और। अर्जुन ने उसे 5 साल पहले मरते देखा था, या कम से कम वो यही समझता था। तू जिंदा कैसे है? अर्जुन के मुंह से बस यही निकला। रीना मुस्कुराई, शॉटगन की नली थोड़ी और करीब लाते हुए। क्योंकि मैं कभी मरी ही नहीं अर्जुन, लेकिन आज तू मरेगा। रीना का उंगली ट्रिगर पर कस गई, लेकिन तभी गोदाम के ऊपर वाली खिड़की जोर से टूट गई। बाहर से आती तेज सर्च लाइट और किसी भारी गाड़ी के इंजन की आवाज अंदर भर गई। रीना ने नजर ऊपर उठाई और अर्जुन ने महसूस किया, शायद ये उसका आखिरी मौका था। ऊपर की टूटी हुई खिड़की से कांच के टुकड़े बरस रहे थे। हर टुकड़ा गोदाम की चुप्पी को चीर रहा था। सर्च लाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि रीना ने पल भर के लिए आंखें मींच लीं। अर्जुन ने उसी पल अपने दिमाग में गणित लगाया। 3 सेकंड का मौका है, बस 3 सेकंड। उसने बाएं हाथ से पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और बिजली की तरह रीना की शॉटगन की नली को साइड में धकेल दिया। गोली चली। धातु और कंक्रीट की दीवार से टकराकर चिंगारियों का एक झरना हवा में बिखर गया। रणवीर ने तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और अर्जुन की तरफ लपका, लेकिन अर्जुन का घुटना उसके पेट में जा धंसा और रणवीर हवा में दोनों हाथों से मुड़कर गिर पड़ा। सर्च लाइट के बीच काले कपड़ों में 5 लोग रस्सियों के सहारे छत से नीचे उतर रहे थे। उनके चेहरों पर मास्क था और हर हाथ में स्वचालित राइफलें चमक रही थीं। रीना की आंखों में पहली बार डर झलका। ये मेरे लोग नहीं हैं। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, तो फिर ये किसके हैं? अगले ही पल गोदाम में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लकड़ी के क्रेट, लोहे के ड्रम और धूल से भरी बोरी, सब कुछ टूट फूट कर हवा में उड़ने लगा। अर्जुन एक बड़े क्रेट के पीछे छिपकर सांस लेने लगा। रीना ने एक टेबल पलटकर उसे बैरिकेड बना लिया। रणवीर, जो अभी भी पेट पकड़कर कराह रहा था, फर्श पर रेंगता हुआ किसी कोने में गुम हो गया। छत से उतरते मुखौटा पहने गुंडों में से एक चिल्लाया, अर्जुन मालिक, तुम्हारा खेल खत्म। आज तुम्हारा सिर लेकर जाएंगे। अर्जुन ने होंठ दबाकर सोचा, अगर ये मेरी जान लेने आए हैं तो रीना की भी मदद नहीं करेंगे। मतलब दुश्मन दुश्मन का दुश्मन हो सकता है। उसने रीना की तरफ इशारा किया। सुन,
अगर आज बचना है तो हमें साथ लड़ना होगा। रीना ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और शॉटगन फिर से लोड कर ली। अर्जुन ने अपने कोने से धुआं ग्रेनेड फेंका। गोदाम का आधा हिस्सा गाढ़े धुएं में डूब गया। सर्चलाइट धुंध में धुंधली पड़ गई। चल! अर्जुन ने रीना का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ते हुए गोदाम के पिछले दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा खोलते ही उनका सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जिसे देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। अर्जुन और रीना ने गोदाम के पिछले दरवाजे तक पहुंचते ही सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी, लेकिन वहीं खड़ा था एक आदमी जो अर्जुन के लिए अतीत का जीवंत भूत था। तुम यहां? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो अर्जुन ने कभी किसी में नहीं देखी थी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब शिकार बदल गया है, उसने धीरे से कहा। अर्जुन को याद आया, 5 साल पहले इस आदमी ने शहर के सबसे खतरनाक गैंग को अपने नाम कर लिया था। अर्जुन ने उस समय इसी आदमी के खेल से एक मिशन खो दिया था और कई साथी गुम हुए थे। तुमने मेरा पीछा क्यों छोड़ा अब अचानक? अर्जुन ने सवाल किया। क्योंकि समय बदल गया है अर्जुन। आज हमें एक ही दुश्मन को रोकना है, रणवीर, आदमी ने कहा। अर्जुन ने तुरंत ध्यान दिया। रणवीर अब गुम नहीं था। वो दूर एक खड़ी ट्रक के पीछे छिपकर दोनों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और खतरा दोनों ही चमक रहे थे। रीना ने फुसफुसाया, हम उसके जाल में फंस गए हैं। ये आदमी शायद हमें धोखा देगा। अर्जुन ने गंभीर लहजे में कहा, शायद, लेकिन अभी इस पल हमारे पास कोई विकल्प नहीं। अगर हम उसके साथ नहीं गए तो रणवीर हमें खत्म कर देगा। पुराना दुश्मन आगे बढ़ा। हाथ में सिर्फ एक छोटी पिस्तौल थी। अर्जुन, रीना, आप दोनों मेरी शर्त मानेंगे तो आज की लड़ाई जीतने का मौका है। अर्जुन ने आंखें बंद की और धीरे कहा, ठीक है, लेकिन किसी भी समय अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हें खुद समाप्त कर दूंगा। पुराना दुश्मन मुस्कुराया, उसी डर के साथ खेलो तो मजा दुगना होगा। अब अर्जुन, रीना और पुराना दुश्मन तीनों रणवीर के खिलाफ खड़े थे। रणवीर ने महसूस किया कि उसका जाल उलझा है। उसकी आंखों में अब चिंता भी थी और क्रोध भी। गोदाम के चारों ओर धूल, धुआं और गोलियों की गूंज फिर से गूंजने लगी। शिकार और शिकारी का खेल अब नए अध्याय में पहुंच चुका था। गोदाम के भीतर 3 अलग अलग दिशाओं से अर्जुन, रीना और पुराना दुश्मन रणवीर की तरफ बढ़ रहे थे। रणवीर ने देखा कि अब उसके पास कोई भागने की राह नहीं है। उसने अपने पिस्तौल और चाकू दोनों हाथ में थाम लिए और ठंडी आवाज में कहा, सोच रहे हो कि ये आसान होगा? नहीं, मैं किसी का शिकार नहीं। अर्जुन ने तुरंत घात लगाया। रीना ने शॉटगन से पीछे से सपोर्ट किया और पुराना दुश्मन दाएं से घेर कर रणवीर पर दबाव डाल रहा था। रणवीर ने तेज वार किया, लेकिन तीनों ने मिलकर उसकी हर चाल का जवाब दिया। गोदाम के लकड़ी और धूल हर गोलियों की गूंज से भर गया। रणवीर ने एक आखिरी चाल चली। चाकू और पिस्तौल दोनों को एक साथ झटकते हुए अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने अपने घुटनों और रीना की मदद से रणवीर को संतुलन खोने पर मजबूर किया। पुराना दुश्मन पीछे से आया और रणवीर का हाथ पकड़ा, जिससे चाकू और पिस्तौल दोनों हवा में उड़ गए। रणवीर अब अकेला था, थका हुआ और घबराया हुआ। अर्जुन ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अब खेल खत्म रणवीर। तुमने जितना चाहा इतना नुकसान किया, पर अब तुम्हारा अंत यहां होगा।
रणवीर ने आखिरी बार दोनों की आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। शिकार कभी हार नहीं मानता। अर्जुन ने अपना पिस्तौल उठाया, लेकिन तभी पुराना दुश्मन ने कहा, इसे खत्म मत करो अर्जुन, कानून को अब अपने हाथ में मत लो। अर्जुन ने सांस ली और रणवीर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गोदाम में सन्नाटा छा गया। धूल बसी गोलियों की गूंज थमी और रणवीर अब सिर्फ एक बंद कमरे में था। अर्जुन, रीना और पुराना दुश्मन एक साथ खड़े थे और जानते थे कि आज का दिन केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि एक नया अध्याय उनकी जिंदगी में शुरू हुआ। रीना ने धीरे कहा, तो ये खत्म हुआ? अर्जुन ने मुस्कुराया, हाँ, लेकिन याद रखो, शिकार और शिकारी का खेल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। रणवीर को पुलिस के हवाले करने के बाद गोदाम के भीतर धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। अर्जुन, रीना और पुराना दुश्मन थके मांदे लेकिन संतुष्ट खड़े थे। रीना ने शॉटगन हटाकर धुआं भरी हवा में सांस ली। लगता है आज की लड़ाई खत्म हुई। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, रणवीर अब कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस शहर में हमेशा नए शिकारी और नए शिकार होंगे। पुराना दुश्मन, जो अब अस्थायी रूप से उनका गठजोड़ बन चुका था, धीरे से मुस्कुराया। तो फिर अगली चुनौती के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। तीनों ने मिलकर गोदाम के नुकसान की जांच की। लकड़ी टूट गई थी, लोहे के बक्से टूटे थे और धूल हर जगह फैली थी, लेकिन अब उन्हें यकीन था, यदि उन्होंने साथ काम किया तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते थे। अर्जुन ने रीना की तरफ देखा। हमारे बीच जो भी था वो आज खत्म हुआ, अब केवल काम और मिशन है। रीना ने धीरे से सिर हिलाया, काम और मिशन, और शायद कुछ अनकही बातें जो हम बाद में समझेंगे। जैसे ही पुलिस गोदाम की कड़ी जांच शुरू कर रही थी, अर्जुन ने दूर शहर की ओर देखा। उसकी आंखों में भविष्य की झलक थी। नए अपराध, नए दुश्मन और नए रहस्य जो उसे चुनौती देंगे। ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने खुद से कहा, शिकार और शिकारी का खेल कभी खत्म नहीं होता, बस अब हम इसे नए तरीके से खेलेंगे। रीना और पुराना दुश्मन उसकी तरफ देखते रहे। तीनों जानते थे, आज जो हुआ वो केवल एक अध्याय की कहानी थी। आने वाले समय में नए अध्याय, नई चुनौतियां उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं।